आज से हम लोग शुरू करेंगे गणित भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो आपको चैप्टर दिया है, फर्स्ट चैप्टर दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हो उस चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है? समीकरण किसे कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेशन। ठीक है, अब समीकरण क्या होता है बेटा? समीकरण के लिए याद रखना, समीकरण में सबसे पहले याद रखना बराबर का चिन्ह होता है। बराबर का चिन्ह होता है और दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा क्या होता है? राइट हैंड साइड। ये होगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया? इसे समीकरण कहते हैं। समीकरण में सबसे पहला कंडीशन याद रखना, बराबर का चिन्ह होता है, लेफ्ट हैंड साइड और क्या होगा बेटा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अब उदाहरण के लिए, उदाहरण जैसे 4x इज इक्वल टू 50। 4x किसके बराबर है बेटा? 50 के। तो यहां पर देखो बराबर का चिन्ह है, राइट हैंड साइड और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में बराबर का चिन्ह है। और यहां पर एक चीज याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा x बराबर 5, इसका मतलब x का जो मान है वो कितना है बेटा? 5 है। और ये जो x है वो किसके बराबर है बेटा? 5 के बराबर है। समझ में आ रहा है? समीकरण क्या होता है, समझा? और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 15। अब यहां पर ध्यान से देखो, बराबर का चिन्ह है, राइट हैंड साइड और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये समीकरण है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? और एग्जांपल्स, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखो, बराबर का चिन्ह, ये राइट हैंड साइड और ये क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? समीकरण कहेंगे। तो मतलब हमें यहां तो समझ गया कि समीकरण किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? और समीकरण के अंदर आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक चर है और दूसरा क्या है बेटा? अचर। अब यहां पर देखो 4x, 4 क्या है बेटा? अचर, और ये x क्या है बेटा? चर। अब ये भी हम समझ के लेते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चर क्या होता है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि अचर क्या होता है। ठीक है बेटा, ध्यान देना, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल। ठीक है, और जो अचर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम होता है नॉन वेरिएबल। दूसरा नाम क्या है बेटा? नॉन वेरिएबल। कोई डाउट है? समीकरण में देखो आपको दो ही चीज दिख रही है, एक चर है और दूसरा क्या है बेटा? अचर। अब यहां पर ध्यान से देखो, चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता है। चर मतलब जिसका मान बदलता है। जैसे कि x बराबर 5, x बराबर 5, x का मान कितना है? 5। x बराबर 10, x का मान कितना है? 10। x बराबर 16, x का मान क्या है बेटा? 16। अब यहां पर ध्यान से देखो, x बदल रहा है क्या? नहीं। लेकिन उसका मान क्या हो रहा है बेटा? बदल रहा है। x का मान 5, x का मान 10, x का मान 16। तो x का जो मान है वो बार बार क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? चर कहेंगे।
चर मतलब जिसका मान बदलता है। समझ में आ रहा है? दूसरा, y बराबर 10, y बराबर 20, y बराबर 30। y बदल रहा है क्या? नहीं। लेकिन y का मान क्या हो रहा है बेटा? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? चर। चर मतलब जिसका मान बदलता है। और बेटा याद रखना, उदाहरण के लिए चर जो होता है बेटा a से लेकर z तक होता है। समीकरण के अंदर a से लेकर z तक कुछ भी दिखा आपको अल्फाबेट, तो वो क्या होगा? चर। जैसे कि a b c d अप टू कहां तक जाएगा बेटा? x y z। a से लेकर z तक आपको कुछ भी दिखा समीकरण के अंदर, तो वो क्या होगा बेटा? चर होगा। अब यहां पर देखो, पहले समीकरण में x क्या है बेटा? चर। दूसरे समीकरण में x और y क्या है बेटा? चर। और तीसरे समीकरण में x और ये x क्या है बेटा? चर है। समझ में आ रहा है? चर क्या होता है, समझा? अब हमें क्या समझना है? अचर। अचर का मतलब होता है जिसका मान बदलता नहीं है, जिसका मान नहीं बदलेगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 बराबर 2, सही है कि गलत है? सही है। 2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, हम सबको पता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 बराबर 10, क्या 2 10 के बराबर हो सकता है? नहीं। ये रॉन्ग है। 2 के बराबर हो सकता है, लेकिन 2 10 के बराबर नहीं हो सकता। तो 2 का मान चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मान चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब ये अचर है। ये क्या है बेटा? अचर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना बेटा, अचर मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या, वो क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है बेटा? अचर। समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखना, उदाहरण के लिए, उदाहरण 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। ठीक है? 1/2, 1/3, 1/5 बट्टे वाली संख्या और करनी वाली संख्या, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब के सब क्या है? अचर है। मतलब आपको कोई भी संख्या दिखी तो वो क्या है? अचर है। समझ में आ रहा है? अब समीकरण में देख सकते हो आप, 4 50, 5 2 15, 2 5 6 और ये 0, ये सारे के सारे क्या है? अचर है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो यहां तक हमने कितनी चीज सीखी? सबसे पहले हमने सीखा समीकरण क्या होता है, फिर उसके अंदर हमने सीखा चर और अचर क्या होता है। ठीक है? अब इसके बाद हमें समझना है, देखो समीकरण समझ गए, अब समझेंगे रेखीय समीकरण क्या होता है। रेखीय समीकरण क्या समझेंगे? रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण क्या होता है उसके लिए जरा ध्यान से देखो। अभी रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर ध्यान से देखना, रेखीय समीकरण मतलब वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है। चर का अधिकतम घात कितना होता है? 1। यहां पर याद रखना, चर का घात बराबर क्या होता है? 1। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं यहां पर, उदाहरण 2x + 5y = 10। अब चर का घात मतलब समझता है क्या होता है? यहां पर देखो, अगर मैंने यहां पर लिखा x के पावर में 6, तो यहां पर देखो x के घात में कितना है? 6, x के घात में कितना है? 7, x के घात में कितना है? 10। अब यहां पर अगर मैंने सिर्फ x लिखा, इसके घात में कुछ है क्या? नहीं। कुछ भी नहीं। मतलब वहां पर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1। तो रेखीय समीकरण मतलब वह समीकरण होता है जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है? 1। सबसे बड़ा घात 1 होगा। अब यहां पर देखो, ये समीकरण ध्यान से देखो, इस समीकरण को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, x का घात कुछ भी नहीं मतलब 1 होगा, y का घात कुछ भी नहीं मतलब क्या है बेटा? 1। सबसे बड़ा घात कितना है यहाँ पर? 1 है। मतलब ये कौन सा समीकरण है? रेखीय समीकरण है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब इसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं 5x = 10, 5x = 10। अब यहां पर ये जो x है, x का घात कितना है बेटा? 1। तो ये कौन सा समीकरण है बेटा? रेखीय समीकरण है। कोई डाउट है? रेखीय समीकरण समझ गया? अब पूरा पढ़ो। पूरा क्या है?
दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण मतलब जिसमें सबसे बड़ा घात कितना होता है, एक। अब यहां पर क्या समझना है, दो चरांकों वाले। दो चरांकों वाले मतलब उसमें चर कितने होंगे, दो, सिर्फ दो चर होंगे। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कितना चर है, दो। यहां पर कितना चर है, एक। यहां पर दो चर है, तो ये क्या है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। यहां पर चर कितना है, एक, तो ये क्या है, एक चरांक वाला रेखीय समीकरण। और अगर तीन चर होंगे तो तीन चरांकों वाला रेखीय समीकरण। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिख दिया 5x + 2y + 3z = 6, सबसे बड़ा घात कितना है बेटा, एक। कितने चर है, तीन। ये है तीन चरांकों वाला रेखीय समीकरण। लेकिन हमें क्या समझना था, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। ठीक है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। हमें तो यही समझना था ना बेटा, समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए 2x + 5y = 15, 2a + 5b = 19। यहां पर a और b ये क्या है बेटा, चर है। दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण, और ये भी क्या है बेटा, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। और बेटा ध्यान देना, इसका जो सामान्य रूप होता है, क्या होता है बेटा, सामान्य रूप। इसका सामान्य रूप क्या होता है बेटा, देखो ऐसा होता है, ax + by = c। अब यहां पर ध्यान से देखो, a, b और c ये कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे a का मान मैंने 2 ले लिया तो 2x, प्लस b का मान मैंने 5 ले लिया तो 5y बराबर c का मान मैंने कितना ले लिया बेटा, 10 ले लिया। तो ये क्या बन गया, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। समझ में आ रहा है। इसका सामान्य रूप क्या होगा, ax + by = c। और यहां पर याद रखना, a, b और c ये कोई भी संख्या हो सकती है। ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, ये कोई भी संख्या हो सकती है वास्तविक। समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए a का मान मैंने 10 ले लिया तो 10x, प्लस b का मान मैंने 5 ले लिया तो 5y बराबर c का मान मैंने 15 ले लिया तो 15। तो ये बन गया ना, ये क्या बन गया, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। किसी को डाउट है, चैप्टर का मीनिंग समझा, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है समझा। इसके बाद हम समझेंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण किसे कहते हैं वो इसके बाद हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको लिख लो पहले अपने हिसाब से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलो फटाफट लिख लो इसको। पेज नंबर 1 पे आपको एक एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी मतलब एक कृति दिया हुआ है। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, कृति आपको क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। नीचे जो आपको सारणी दी गई है उसे क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। ठीक है, अब क्या देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रमांक दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन उसके बाद आपको दिया है समीकरण। अब ये समीकरण क्यों है आपको पता है, बराबर का चिन्ह राइट हैंड साइड और क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ये समीकरण आपको दिया है और यहां पर क्या दिया है, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है या फिर नहीं। आपको बताना है कि ये जो समीकरण है वो रेखीय समीकरण, सॉरी, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण है या फिर नहीं, आपको पता करना है। ठीक है, तो हमने अभी सीखा है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। अब दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है हमें पता है। अब दो कंडीशन याद रखना बेटा। पहला कंडीशन क्या है बेटा, चर की संख्या, चर की संख्या। चर की संख्या कितनी होनी चाहिए बेटा, दो होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण मतलब चर का घात कितना होना चाहिए, एक। तो दूसरा कंडीशन याद रखना, चर का घात, चर का घात बराबर कितना होना चाहिए, एक। अगर कोई भी समीकरण ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। समझ में आ रहा है। याद रखना, चर की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो। चर का घात कितना होना चाहिए, एक। सबसे बड़ा घात एक होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर याद रखना
दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है बेटा? ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। आप c को इधर भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से बराबर में कुछ नहीं, मतलब 0 रहेगा। ठीक है, और यहां पर याद रखना a का मान, b का मान और c का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे a का मान मैंने 2 ले लिया, तो 2 इंटू में क्या है बेटा? x, प्लस b का मान मैंने 5 ले लिया और इंटू में क्या है बेटा? y, बराबर c का मान मैंने ले लिया बेटा 10। तो a का मान, b का मान और ये क्या बेटा? c का मान। समझ में आ रहा है? अब इसको ध्यान से देखो, दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है या फिर नहीं है? चर की संख्या कितनी है? 2 और अधिकतम घात कितना है बेटा? 1। समझ में आ रहा है? और एक चीज याद रखना, a का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान भी 0 नहीं होना चाहिए और b का भी। अगर समझो ऐसा लिखा मैंने 0x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 6। अब 0x का मतलब क्या होता है? 0 का गुणा करेंगे x में तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसमें चर कितना है बेटा? एक ही है, 2 है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इतना क्लियर हुआ है क्या? दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण क्या होता है? क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, आपको एक्टिविटी दिया, उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया बेटा? सबसे पहले आपको दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। चर की संख्या कितनी है? 2। चर का घात कितना है? 1। चर की संख्या 2 और चर का घात कितना है बेटा? 1। तो यह रेखीय समीकरण है, देखो दिया है। दूसरा क्या दिया बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। x के पावर में कितना है? 2 और यहां पर y के पावर में कितना है? 1। चर का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहां पर कितना दिया है? 2 दिया है, लेकिन चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1। यहां पर चर का घात 2 है, तो यह यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अंडर रूट ऑफ 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल्स टू 16। चर का घात कितना है? 1 और चर की संख्या कितनी है? 2। तो यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण है। समझ में आ रहा है? उसके बाद 0x का मतलब क्या होता है बेटा? 0। तो यहां पर चर की संख्या कितनी है बेटा? 1 ही है, तो यह दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। मैंने आपको बताया था a या तो b का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद 0.3x प्लस 0y मतलब इस पूरा 0 हो गया ना। अब चर की संख्या कितनी है बेटा? 1। तो यह भी दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? अब इसको ध्यान से देखो, 4 के बट्टे में कितना है? x प्लस 5 के बट्टे में क्या है? y बराबर क्या है बेटा? 4। कभी भी याद रखना, जो चर होता है वो बट्टे में नहीं होता है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखो 4/x और प्लस में 5/y इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? यहां पर इज इक्वल्स टू है बेटा 4। आपको एक रूल पता होगा, घातांक के नियम। घातांक के नियम सीखा है आपने सीखा होगा बेटा, a के पावर में m बराबर, अब इस m को अगर नीचे लेके जाएंगे तो 1 के बट्टे में a का जो पावर है वो माइनस m हो जाता है, मतलब पावर चेंज होता है। आपको पता रहेगा, जैसे x के पावर में 2 है, अगर इसको मैं बट्टे में लेके जाता हूं तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 रहेगा। इसको अगर बट्टे में लेके जाएंगे तो ये जो पावर है तो x का पावर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में चला जाएगा। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, समझो ऐसा है, 1 बट्टे a के पावर में m है, अगर इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो a का जो पावर है वो माइनस में हो जाएगा। यहां पर भी वही होगा, देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, y का पावर कुछ नहीं मतलब क्या है बेटा? 1। इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो 4 के गुणे में x आएगा और माइनस में पावर 1 प्लस 5y, इसका पावर भी माइनस होगा बेटा 1, बराबर क्या होगा? 4। तो इसका देखो बेटा घात माइनस में है, घात किस में? माइनस में। तो ये दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद
यहाँ पर देखो 4xy, x इंटू वाई है, और यहाँ पर क्या है बेटा, सिर्फ y। यहाँ पर देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों का पावर मिला के कितना हो जाएगा, 2। तो यह दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, फटाफट इसको लिख लो आप। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पर, नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दिया है वो क्या दिया है, युगपत रेखीय समीकरण। मतलब यहां पर हमें समझना है कि युगपत समीकरण क्या होता है। युगपत समीकरण, अब युगपत समीकरण क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। युगपत समीकरण मतलब क्या होता है, जब हम दो चरांकों वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं, तब उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। अब युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है, जब दो चरांक वाले रेखीय समीकरण के बारे में हम एक साथ सोचेंगे। जैसे कि देखो बेटा, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण, बराबर। इसके साथ मैंने लिख दिया 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15। अगर हम इन दोनों समीकरणों के बारे में एक साथ विचार करेंगे, अगर हम इन दोनों समीकरण को एक साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा युगपत समीकरण। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। और हमें क्या करना है बेटा, हमें युगपत समीकरण को ही हल करना है 1.1 में, 1.2 में, 1.3 में। पूरे चैप्टर में हमें इसी को हल करना है। मतलब यहां पर हमें एक समीकरण नहीं दिया जाएगा, कितने समीकरण दिए जाएंगे, 2, और दोनों को साथ में सॉल्व करना है। जब हम दो समीकरणों के बारे में एक साथ सोचते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। और बेटा याद रखना, युगपत समीकरण का सामान्य रूप होता है बेटा, सामान्य रूप, युगपत समीकरण का सामान्य रूप होता है बेटा a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये बन जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब यहां पर ध्यान देना, a1 a2, b1 b2, c1 c2, ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। उदाहरण के लिए a1 का मान मैंने 2 रख दिया तो 2x प्लस b1 का मान मैंने 5 रख दिया तो 5y बराबर c1 का मान मैंने लिख दिया बेटा 6। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा, a2 का मान मैंने लिख दिया बेटा 6x प्लस b2 का मान मैंने लिख दिया बेटा 3, तो 3y इज इक्वल्स टू c2 का मान मैंने लिख दिया बेटा 10। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण मिलकर क्या बन जाएंगे, युगपत समीकरण। समझ में आ रहा है? और हमें क्या करना है बेटा, इस पूरे चैप्टर में युगपत समीकरण को क्या करना है, हल करना है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब यहां पर ध्यान देना बेटा, प्रश्न संग्रह 1.1 में, प्रश्न संग्रह 1.1 में युगपत समीकरण को हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। किससे बेटा, विलोपन विधि से। 1.2 में युगपत समीकरण को हम लोग हल करेंगे आलेख विधि से। किससे करेंगे बेटा, आलेख विधि से। और 1.3 में हम लोग युगपत समीकरण को हल करेंगे क्रैमर के नियम से। आपको 3 पद्धति दी गई है। युगपत समीकरण को हल करने की कितनी पद्धति दी है बेटा, 3। 1.1 में विलोपन विधि, 1.2 में आलेख विधि, और 1.3 में क्रैमर का नियम। ये 3 विधि आपको सीखना है। तीनों में से कोई भी एक आएगा बोर्ड में, फिक्स से आएगा। समझ में आ रहा है? और अच्छे से आपको पढ़ना ही है। कोई डाउट है? चलो ठीक है, फटाफट लिख दो इसको।